सिंड्रेला परी परीलोक में रहने वाली बाकी परियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो सोने के बालों के लिए प्रसिद्ध थी। उसके जैसी परी पूरे परीलोक में कोई भी नहीं थी, क्योंकि पृथ्वीलोक में रहने वाले लोग भी सिंड्रेला परी से बहुत प्यार करते थे। जब भी पृथ्वी पर कोई मुसीबत आती तो वो बेहिचक अपने जादुई सोने के बालों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया करती थी। सभी लोग सिंड्रेला परी का गुणगान किए बिना नहीं थकते। सिंड्रेला परी को पृथ्वीलोक में रहने वाले लोगों से इतना प्रेम मिला कि वो रानी परी करिश्मा से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक में ही एक ऊंची नीली पहाड़ी पर एक सुंदर से महल में रहती थी। लेकिन पृथ्वीलोक में रहने वाली परियों की कट्टर दुश्मन जादूगरनी मडोना ये सब देख ईर्ष्या से जल उठती है। जब भी मैं लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती हूँ, तब सिंड्रेला परी मेरी सारी कोशिश नाकाम कर देती है। मुझे सिंड्रेला परी को शक्तिहीन करना होगा और मुझे पता है इसकी सारी शक्तियाँ इसके सोने के बालों में हैं। मुझे इसके सोने के बाल काटने होंगे, लेकिन कौन जाएगा उस परी के बाल काटने? तब जादूगरनी का बेटा कावेश ने कहा, माँ, आप मुझे जाने की अनुमति दें। मैं उस परी के बाल काट कर लाऊंगा। मेरा होनहार बेटा, मेरी सारी काली शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। उस परी के बाल लेकर ही लौटना। अपनी माँ से विदा लेकर कावेश ऊंची पहाड़ी पर स्थित सिंड्रेला परी के महल जा पहुँचा। उसने अपनी काली शक्तियों से महल के अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब कावेश ने सोचा, लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। क्यों न मैं सिंड्रेला परी को बाहर आने के लिए मजबूर करूं? ऐसा सोचकर कावेश ने अपने आप को एक साधारण युवक में बदला और जानबूझकर अपने पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दर्द से करहाने लगा। जैसे ही करहाने की आवाज सिंड्रेला परी के कानों पर गई, वो फौरन महल से बाहर आई और कावेश के नजदीक आकर बोली, ओह, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, खून भी बहुत बह चुका है। चलो मेरे साथ मेरे महल में। ये कहते हुए सिंड्रेला परी खतरे से अनजान कावेश को महल के अंदर ले गई और उसके जख्मी पैरों पर जैसे ही अपना एक सुनहरा बाल तोड़कर रखा, उसका पैर एकदम ठीक हो गया। ये देख कावेश दंग रह गया, पर वो जिस उद्देश्य से वहाँ गया था वो सब कुछ भूलकर सिंड्रेला परी की खूबसूरती देख उसे अपना दिल दे बैठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पैरों का जख्म बिल्कुल ठीक कर दिया। इसके बदले मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं कुछ दिन महल में रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ? इसमें धन्यवाद कैसा? तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो, लेकिन एक मेहमान की तरह। कुछ दिन कावेश ने सिंड्रेला के महल में समय बिताया। धीरे धीरे सिंड्रेला भी कावेश की ओर आकर्षित हो गई। जब जादूगरनी मडोना ने अपनी जादुई गोली में ये सब देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। ऐसा नहीं हो सकता। बेवकूफ को मैंने क्या काम करने भेजा था, पर वो तो सब कुछ भूलकर सिंड्रेला परी के आगे पीछे घूम रहा है। लगता है मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। जादूगरनी मडोना ने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और महल के बाहर पहुंचकर कावेश को पुकारने लगी। माँ की आवाज सुन कावेश तुरंत महल के बाहर आया। माँ, आप यहाँ और इस रूप में? हाँ बेटा, तुम इतने दिन घर वापस लौट कर नहीं आए, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ करना। मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं सिंड्रेला से कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है, पर सिंड्रेला परी का जीवन खतरे में है। मैंने कुछ परियों को बात करते हुए सुना था कि सिंड्रेला के सोने के बाल जितने लंबे होते जाएंगे, उतनी ही सिंड्रेला परी की जिंदगी कम होती जाएगी। तुम्हें ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश सिंड्रेला परी मेरी बहू बन पाती। ये कहते हुए जादूगरनी मडोना झूठ मूठ का ढोंग करने लगी। तब कावेश परेशान होते हुए बोला, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिंड्रेला को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दुखी मत हो बेटा, एक रास्ता है जिससे तुम सिंड्रेला के जीवन की डोर लंबी कर सकते हो। बस तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा।
तुम्हें सिंड्रेला के सोने के बाल काटने होंगे। इससे सिंड्रेला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कावेश अपनी माँ जादूगरनी मडोना की कही बातों में आ गया और सिंड्रेला परी के सो जाने के बाद कावेश ने उसके सोने के बाल काट दिए। देखते ही देखते कटे हुए सोने के बाल तुरंत ही काले रंग में बदल गए। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और सिंड्रेला परी का चेहरा भी काला पड़ गया। ये देख कावेश घबरा गया। सिंड्रेला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, अपनी आंखें खोलो। लेकिन सिंड्रेला ने अपनी आंखें नहीं खोली। कावेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अब उसके पास रानी परी करिश्मा से मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो रोते हुए मदद मांगने परीलोक जा पहुंचा और मदद की गुहार लगाने लगा। तब महल के बाहर एक परी कावेश को रोकते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, रानी परी तुमसे मिलना नहीं चाहती। प्लीज मुझे रानी परी से मिलने दो। मुझे पता है मैंने जो किया है माफी के काबिल नहीं, पर प्लीज मेरी मदद करो। मैं सिंड्रेला परी की जान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तभी रानी परी करिश्मा बाहर आई और बोली, एक दुष्ट जादूगरनी के बेटे होते हुए भी तुम मुझे दिल के सच्चे लगे। ठीक है, सिंड्रेला परी की जान बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर 7 रंग के जादुई फूल इकट्ठे करने होंगे। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रानी परी करिश्मा से आज्ञा लेकर कावेश पृथ्वीलोक वापस लौटा और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर पृथ्वीलोक के हर हिस्से में गया और 6 रंग के जादुई फूल इकट्ठे करने में कामयाब तो रहा, पर उसे आखिरी नीला रंग का फूल कहीं नहीं मिला। वो नीले रंग का फूल ढूंढ ही रहा था कि तभी जादूगरनी मडोना वहाँ प्रकट हुई और गुस्से से बोली, मेरे बेटे होकर तुम परियों का साथ दे रहे हो? माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छाई का साथ दे रहा हूँ। अब मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे सिंड्रेला की जान बचा पाते हो। इससे पहले कि जादूगरनी मडोना अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर कावेश के हाथों से जादुई 6 रंग के फूल छीन पाती, वहाँ रानी परी करिश्मा प्रकट हुई। कावेश, ये तो केवल 6 ही फूल है। आखिरी नीला रंग का फूल जब तक नहीं मिलेगा सिंड्रेला परी होश में नहीं आ पाएगी। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। तभी जादूगरनी मडोना वहाँ आ पहुँची और बोली, शाम होने ही वाली है, अब तुम सिंड्रेला की जान नहीं बचा पाओगे। ये सुनते ही कावेश ने रानी परी से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सारी काली शक्तियों का प्रयोग कर अपने आप को नीले रंग के फूल में बदल रहा हूँ। इससे पहले कि रानी परी करिश्मा कुछ कह पाती, कावेश एक नीले रंग के फूल में बदल गया। उसके बाद रानी परी ने उन सभी जादुई फूलों को मूर्छित सिंड्रेला के सर पर रखा। तभी एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। तभी अचानक सोने के बालों के साथ सिंड्रेला परी ने अपनी आंखें खोली। ये देख जादूगरनी गुस्से से बोली, इस बार तो तुम मेरे बेवकूफ बेटे की वजह से बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। वहीं सिंड्रेला रानी परी करिश्मा से बोली, रानी परी, कावेश कहाँ है? सिंड्रेला परी की बात सुन रानी परी करिश्मा ने उदास होते हुए नीले रंग के फूल की ओर इशारा किया और कावेश के त्याग के बारे में बताया। ये सुन सिंड्रेला ने हैरानी से नीले फूल की ओर देखा। सिंड्रेला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो रोने लगी। फिर सिंड्रेला ने नीले फूल को अपने महल के बगीचे में लगा दिया और उस फूल की बड़ी ही प्यार से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन जब सिंड्रेला परी अपने बगीचे में गई तो उसने नीले रंग के ढेर सारे फूलों को बगीचे में खिला हुआ देखा। ये देख सिंड्रेला परी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी अचानक कावेश नीले फूलों के बीच से मुस्कुराते हुए बाहर आया। मैं लौट आया सिंड्रेला। रानी परी ने मेरा बलिदान देख मुझे पुनः जीवित कर दिया। सिंड्रेला परी कावेश को देख खुशी से झूम उठी। फिर उस दिन के बाद से दोनों पृथ्वीलोक वासियों की मदद कर बाकी का जीवन हंसी खुशी एक साथ बिताया।
जादुई लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, परीलोक में साधना परी नाम की एक परी रहती थी। साधना परी के बाल बहुत ही लंबे थे और उन्हीं लंबे बालों में उसकी सारी शक्तियाँ बसती थी। साधना परी एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की परी थी। वो हर किसी की मदद करती थी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि पृथ्वी पर अक्सर ही लोगों को उसकी मदद की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उसने परीलोक का ऐशो आराम छोड़कर रानी परी से इजाजत लेकर धरती लोक पर ही एक पहाड़ी के ऊपर एक महल बना लिया था और उसी में साधना परी रहा करती थी। परंतु इतने अच्छे स्वभाव की होने के बाद भी साधना परी के कई दुश्मन थे और उन दुश्मनों में से एक करिश्मा चुड़ैल भी थी। जितनी बार मैं गांव के लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करती हूँ, उतनी बार ही ये साधना परी आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ देती है। समझ नहीं आता इसका करूँ तो करूँ क्या। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुझे बताया तो था, ये साधना परी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आज भी उसने मेरा सारा खेल खराब करके रख दिया। मैं 2 गांव वालों को वश में करके उन्हें अपनी इस गुफा में ला रही थी, लेकिन उस साधना परी ने उन्हें बचा लिया। मन तो करता है एक बार ही लड़ाई करके सारा किस्सा खत्म कर दूं, लेकिन उस साधना परी के पास अपने लंबे बालों की शक्ति है। उन लंबे बालों की शक्ति के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए माँ, अब आपकी बेटी आपका बदला लेगी। लेकिन कैसे? मैं किसी तरह साधना परी के महल में घुस जाऊंगी और चुपके से उसके लंबे घने बाल काट दूंगी। उसके बाद आप उसे आसानी से मार सकती हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। इसके बाद चुड़ैल की बेटी यानी विश साधना परी के महल पहुंच जाती है, पर क्योंकि वो एक बुरी शक्ति थी इसलिए वो महल के अंदर नहीं जा पा रही थी। वो जितनी बार अंदर जाने की कोशिश करती उसे जोर का झटका लगता है ये महल पूरी तरीके से पवित्र किया गया है, तभी मैं इसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे हाँ, अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं साधना परी को बाहर तो ला ही सकती हूँ। ऐसा सोचकर विश एक आम लड़की का भेष बदल लेती है और अपने पैर पर बहुत गहरी चोट लगा लेती है। उसकी चोट से काफी खून निकलने लगता है और वो साधना परी का नाम लेने लग जाती है। दर्द से भरी पुकार सुनकर साधना परी अपने महल से बाहर आ जाती है। जैसे ही साधना परी विश को देखती है तो कहती है, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और तुम्हारा तो बहुत खून भी बह रहा है। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठाकर महल ले चलती हूँ और फिर तुम्हारी चोट को भी ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर साधना परी विश को गोद में उठाकर महल के अंदर ले जाती है और फिर उसकी चोट पर अपना एक बाल तोड़कर लगा देती है, जिससे विश की चोट एकदम ठीक हो जाती है। मैंने तुम्हारी चोट को ठीक कर दिया है, परंतु तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुककर आराम करना चाहिए, फिर तुम अपने घर जा सकती हो। ठीक है, जैसा आप कहें। क्योंकि विश एक चुड़ैल की बेटी थी, इसलिए उसकी कोई भी सहेली नहीं थी और न ही कोई ध्यान रखने वाला था। उसकी माँ यानी कि करिश्मा चुड़ैल हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए जब साधना परी विश की इतनी फिक्र करती है तो विश को बहुत अच्छा लगता है। और फिर कुछ दिन जब विश साधना परी के महल में रुकती है तो साधना परी एक बहुत ही अच्छी दोस्त की तरह विश के साथ रहती है, उससे बात करती है, उसके साथ खेलती है, समय बिताती है। आज तक मुझे इतना अच्छा महसूस कभी नहीं हुआ। माँ तो हमेशा ही अपने प्रयोग में लगी रहती है, इसलिए कभी उन्होंने मुझे समय ही नहीं दिया और एक चुड़ैल की बेटी होने के कारण मेरे कभी कोई दोस्त नहीं बने। लेकिन साधना परी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, एक परवाह करने वाली माँ, एक अच्छी दोस्त, सब कुछ। और जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब सोचकर विश साधना परी को नुकसान ना पहुंचाने का निर्णय ले लेती है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर करिश्मा चुड़ैल विश का इंतजार कर रही होती है। आज इतने दिन हो गए लेकिन विश का कुछ अता पता नहीं है, ना ही उसने कुछ खबर दी है। पता नहीं आखिर चल क्या रहा है, मुझे अपने जादुई गोले में देखना होगा। करिश्मा जब अपने जादुई गोले में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी साधना परी के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रही है और बदले के बारे में तो वो पूरी तरीके से भूल चुकी है।
इस नालायक को क्या करने भेजा था और ये क्या कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बुढ़िया का रूप लेकर साधना परी के महल के बाहर पहुंच जाती है और विश को आवाज लगाती है। थोड़ी देर में विश बाहर आ जाती है। उस बुढ़िया को देखती ही विश को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा हाँ, शायद आप ये जानने आई हैं कि मैंने अभी तक साधना परी के बालों को नुकसान पहुँचाया या नहीं। तो माँ, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैंने साधना परी के बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और ना ही मैं उन्हें नुकसान पहुँचाने वाली हूँ, क्योंकि साधना परी सच में बहुत अच्छी है और वो लोगों का ख्याल रखती हैं, उन्हें अच्छा महसूस करवाती हैं और वो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करने वाली, चाहे मुझे उसके लिए आपके खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। बेटा, मैं जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब तो मैं भी साधना परी को पसंद करने लगी हूँ और मेरे दिल से उसके लिए नफरत बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन मैं यहाँ तुझे कुछ बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? बेटा, मैंने परीलोक की परियों के मुँह से सुना है कि जो जादुई बाल साधना परी के लिए वरदान थे, वही अब उनके लिए अभिशाप बन चुके हैं। आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। उनके बाल जितने बढ़ते जाएंगे, उनकी आयु उतनी ही कम होती जाएगी। अब उनके बाल उनके लिए वरदान नहीं बल्कि मौत का तोहफा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं साधना परी को मरने नहीं दे सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। मैं भी नहीं चाहती कि साधना परी को कुछ हो, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि उनके सारे बाल काट दिए जाए। अगर साधना परी को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। करिश्मा चुड़ैल का नाटक सफल हो जाता है और विश उसकी बातों में आ जाती है और उसी रात को जब साधना परी सो रही होती है, तब विश उसके कमरे में घुस जाती है और साधना परी के सारे बाल काट देती है। ऐसा करती ही मौसम का रुख बदल जाता है। हवा तूफान में बदल जाती है और समुद्र में तूफानी लहरें उठने लग जाती है और साधना परी का चमचमाता हुआ चेहरा पूरा काला पड़ जाता है और वो बेजान सी हो जाती है। ये सब देखकर विश हैरान रह जाती है और आखिरकार उसे अपनी माँ के छल का पता चल जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से साधना परी को खुद से दूर कर दिया। नहीं, मैं साधना परी को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे रानी परी के पास जाना होगा। ऐसा कहकर विश परीलोक पहुँच जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ही तो साधना परी की ये हालत की है ना? निकल जाओ यहाँ से, वरना सभी परियां मिलकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगी। आप चाहे मेरे साथ जो भी कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे रानी परी से मिलना है। अब वही कुछ कर सकती हैं। कृपया करके मुझे रानी परी से मिलने दीजिए। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। विश, मैं सब जानती हूँ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें गुमराह किया गया था। लेकिन हाँ, साधना परी की हालत गंभीर है। उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आप मुझे बताइए। मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ। मैं साधना परी को किसी भी हालत में बचा कर रहूंगी। साधना परी को जादुई लंबे घने बाल एक इंद्रधनुष के रंगों वाली परी ने दिए थे। इसलिए अगर तुम्हें साधना परी की जान बचानी है तो तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों वाली 7 रंग के फूल लाने होंगे और वही 7 रंग के फूल साधना परी की जान बचा सकते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चाहे मुझे पूरा विश्व घूमना क्यों ना पड़े, मैं सभी 7 रंग के फूल ढूंढ कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर विश अपनी जादुई शक्तियों से विश्व में जगह जगह घूमकर इंद्रधनुष के 7 रंग के फूल ढूंढने लग जाती है। काफी देर खोज करने के बाद उसे 6 फूल तो मिल जाते हैं, परंतु नीला फूल अभी भी नहीं मिल रहा होता। वो नीले फूल को ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी माँ यानी कि करिश्मा चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। क्या बात है, एक चुड़ैल की बेटी परी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। माँ, आपने बहुत गलत किया है। आपने मुझे गुमराह करके मेरे हाथों पाप करवाया है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है और मैंने भी वही किया। और अगर तुझे लगता है कि कुछ भी करके तो साधना परी को बचा लेगी तो ये तेरी गलतफहमी है। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर करिश्मा चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी निकालकर विश पर वार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और करिश्मा चुड़ैल को एक पिंजरे में बंद कर देती है। एक तो तुमने अपनी बेटी के हाथों इतना बड़ा पाप करवा दिया और अब तुम अपनी बेटी पर ही वार करने जा रही हो। कैसी माँ हो तुम?
रानी परी, इन्हें छोड़िए। ये देखिए, मुझे 6 फूल मिल गए हैं, पर 7वां फूल यानी नीले रंग का फूल मुझे मिल ही नहीं रहा है। समय बहुत कम है विश, तुम्हें जल्दी करनी होगी, नहीं तो। आप ऐसा मत कहिए। ठीक है, अब मैं वो करूँगी जो शायद कभी किसी चुड़ैल की बेटी ने नहीं किया होगा। ऐसा कहकर विश अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करके नीले फूल में बदल जाती है। ये सब देखकर रानी परी और करिश्मा चुड़ैल दोनों ही हैरान रह जाती है। परंतु फिर रानी परी उन 7 फूलों को इकट्ठा करके साधना परी के सर पर रख देती है और फिर कुछ देर में साधना परी के लंबे घने बाल वापस आ जाते हैं और साधना परी को होश भी आ जाता है। साधना परी के होश में आते ही रानी परी उसे विष के त्याग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर साधना परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस नीले फूल को हाथ में लेकर कहती है, विश, तुम बेशक एक चुड़ैल की बेटी बनकर पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारा दिल परियों से भी अच्छा था और तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। इस फूल के रूप में मैं तुम्हें सदा अपने पास रखूंगी। ऐसा कहकर साधना परी अपने महल वापस आ जाती है और उस फूल को अपने बगीचे में लगा देती है। कुछ ही दिनों में उस फूल से एक पौधा निकलता है और अब साधना परी उस पौधे की एक बच्चे की तरह देखभाल करने लग जाती है और ऐसे ही पृथ्वी के लोगों की मदद करना जारी रखती है। बहुत समय पहले की बात है। महेश गांव की शादियों में समय समय पर बावर्ची का काम करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। परंतु जितने भी पैसे कमाए वो कम ही पड़ जाते थे, क्योंकि उसका परिवार आम परिवारों से बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी और उनके भी 2 बच्चे रहते थे और पूरे ही परिवार की जिम्मेदारी महेश के ऊपर थी। क्योंकि महेश के माता पिता बीमार रहते थे, इसलिए वो काम नहीं कर सकते थे और महेश का भाई 1 नंबर का आलसी था। महेश जब भी उसे कोई काम दिलाता था या दिलाने की बात करता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। राकेश भैया, गांव की छोर पर जो हाईवे है वहाँ पर नरेंद्र के ढाबे में एक बावर्ची की जगह खाली है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं उसके वहाँ आपके काम के लिए बात करता हूँ। वो आपको जरूर नौकरी दे देगा। तुझे क्या मैं बावर्ची दिखाई देता हूँ? और अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि किसी दूसरे की ढाबे में काम करूँ? भैया, अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? जो मैं पैसे कमाता हूँ वो भी पूरा नहीं हो पाता। माँ और बाबा की दवाइयाँ भी समय पर नहीं आ पाती। देख, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है और मैं वही करने वाला हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तू तो अच्छे तरीके से जानता है, मुझे कहीं नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं तो पैदा ही मालिक बनने के लिए हुआ हूँ, इसलिए मैंने खुद का ढाबा खोलने की सोची है, जहाँ पर मैं गल्ले पर बैठूंगा और मेरे कारीगर मेरे लिए काम करेंगे। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है भैया, लेकिन जो आप इतने सपने देख रहे हैं, इसे पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तू मत कर। हमारे पास जो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। जैसे ही उसके पैसे आएंगे, मैं उससे हाईवे पर ही एक अच्छा सा ढाबा खोलूंगा और उस ढाबे में कारीगर रखूंगा। फिर मैं आराम से बैठकर नोट गिनूंगा और मेरे कारीगर काम करेंगे। भैया, ये क्या किया आपने? वो एक ही जमीन थी हमारे पूरे परिवार के पास, आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। तू पैसे जरूर कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू भूल जाएगा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अभी भी फैसला मेरा ही चलेगा, समझा? और हाँ, तू चिंता मत कर, उस ढाबे में तेरी भी हिस्सेदारी होगी। बस तू मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा देना और कारीगरों को अच्छे से संभाल लेना। महेश जानता था कि राकेश से बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। और फिर कुछ ही दिनों में राकेश को उसकी पुश्तैनी जमीन के पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेता है। परंतु ढाबा खोलने में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि उसके पास कारीगर रखने के पैसे ही नहीं बचते। भैया, सारे पैसे तो इस ढाबे में ही लग गए। अब आप कारीगर कहाँ से लाएंगे और अब काम कैसे चलेगा? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब इतना बड़ा ढाबा खोला है तो इसे किसी न किसी तरह तो शुरू करना ही होगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी राकेश कहता है, मेरे पास एक उपाय है। किस तरह का उपाय भैया? देख, तू एक बहुत ही अच्छा बावर्ची है और शादियों में भी कितना अच्छा अच्छा खाना बनाता है। तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आता है, इसलिए तू एक काम कर, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते
तब तक तू खाने का काम संभाल ले और मैं गल्ले का काम संभाल लेता हूँ। इस तरह दोनों भाई मिलकर इस ढाबे को संभाल लेंगे और पैसे आने पर कारीगर रख लेंगे। महेश जानता था जो उसका भाई कह रहा है वो सरासर नाइंसाफी है, परंतु वो किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और फिर अगले दिन से उन दोनों का ढाबा शुरू हो जाता है। महेश के हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ते समय नहीं लगता और कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों का ढाबा चल पड़ता है और काफी अच्छी कमाई होने लगती है। परंतु राकेश बहुत ही लालची था। वो जानता था कि अगर उसने कारीगरों को रखा तो पैसे खर्च होंगे और कारीगर शायद महेश जितना अच्छा खाना ना बना पाए, इसलिए वो कारीगर नहीं रखता और महेश को यही बताता है कि अभी कारीगर रखने लायक पैसे नहीं हुए हैं। महेश सच्चाई जानता था, परंतु वो कुछ नहीं कहता। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक दिन शाम को राकेश महेश से कहता है, महेश समय हो गया है, अब ढाबा बंद कर देते हैं। भैया आज मंगलवार है, आज दिल्ली की बस यहाँ आकर रुकती है और उस बस में से कई सारे यात्री आते हैं। हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और उन सबको खाना खिलाकर फिर हम घर चले जाएंगे। देख, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुझे यहाँ रुकना है तो रुक, और हाँ, उन सबको खाना खिलाकर ढाबा बंद करके आ जाना और उससे पहले घर के लिए खाना निकाल दे, मुझे घर लेकर जाना है। ठीक है भैया। ऐसा कहकर महेश राकेश और अपने बाकी परिवार के लिए खाना निकाल देता है, लेकिन क्योंकि महेश और उसकी पत्नी ढाबे पर ही काम करते थे, इसलिए महेश, उसकी पत्नी और बच्चे ढाबा बंद करने से पहले बचा खुचा खाना खाकर गुजारा कर लिया करते थे। उस दिन भी महेश की पत्नी ढाबे में पड़े गंदे बर्तनों को धो रही होती है और महेश बस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है। महेश सभी यात्रियों को खाना खिला देता है। सबको खाना खिलाने के बाद महेश के पास केवल अपने परिवार के लिए खाना बचता है। फिर महेश जैसे ही अपने परिवार के लिए खाना निकालने लगता है कि तभी एक ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ वहां आ जाते हैं। बालक, हम लंबी यात्रा से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें थोड़ा भोजन करा सकते हो? महेश सोच में पड़ जाता है, परंतु वो एक साधु को अपने द्वार से भूखे पेट नहीं भेज सकता था, इसलिए वो साधु और उसके चेलों को बिठा देता है और उनके लिए जितना बचा हुआ खाना था सब लगा देता है। वो ऋषि और उसके चेले खाना खाने लगते हैं। सारे बर्तन धोने के बाद महेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर ढाबे की रसोई में आती है और फिर जब वो खाना निकालने के लिए बर्तन को देखती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं। ये देखकर वो महेश से कहती है, अरे ये क्या किया आपने, इन बर्तनों में थोड़ा सा भी खाना नहीं है। हमारे बच्चे कब से खाना खाना करके चिल्ला रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या दूं? मुझे माफ कर दो, वो ढाबे पर बाहर एक ऋषि और उनके 2 चेले आ गए, इसलिए जो खाना मैंने हमारे लिए बचा रखा था वो मैंने उन्हें दे दिया। एक दिन की बात है, हम भूखे पेट सो जाएंगे। मुझे भूखे पेट सोने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जा रही है। महेश जानता था कि ढाबे पर रखा सारा अनाज खत्म हो चुका है और इतनी रात को उसे कहीं अनाज नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु बाहर बैठे ऋषि को महेश की सारी बातें सुनाई और उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी, इसलिए वो हाथ धोकर ढाबे की रसोई में जाते हैं। चिंता मत करो महेश, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, इसलिए तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो ऋषि एक खाली बर्तन पर हाथ रखते हैं और महेश को भी उस बर्तन पर हाथ रखने को कहते हैं। महेश को कुछ समझ नहीं आता, परंतु फिर वो ऋषि कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर महेश से कहता है, महेश, अब इस बर्तन पर से हाथ हटाकर वापस इस बर्तन पर हाथ रखो और अपने मन में किसी भी खाने के बारे में सोचो। महेश ऐसा ही करता है और फिर वो ऋषि महेश को उस बर्तन पर से ढक्कन हटाने को कहता है। महेश जैसे ही उस बर्तन पर से ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बर्तन के अंदर ढेर सारे पराठे थे जिसके बारे में उसने मन में सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है महेश, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। शाम को जो दिल्ली से बस आई थी उसमें कई गरीब लोग थे और तुम ये बात जानते थे कि उसमें गरीब लोग ही आते हैं
उन लोगों को तुमने मुफ्त में खाना खिलाया। ये देखकर मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी तुम इसी तरह लोगों की मदद करते रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। ऐसा कहकर वो ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन महेश और उसका परिवार भरपेट खाना खाता है। अब महेश का काम काफी कम हो जाता है। उसे खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। महेश अब ऋषि द्वारा बनाए गए उस जादुई बर्तन पर हाथ रखता और वो जिस खाने के बारे में सोचता वो खाना उस बर्तन में प्रकट हो जाता था। कुछ दिन तो ये सब ऐसे ही चलता है, परंतु फिर एक दिन राकेश कुछ काम से जब ढाबे की रसोई में आता है तो वो महेश को ये सब करते हुए देख लेता है, परंतु वो महेश को पता नहीं चलने देता कि उसे उस जादुई बर्तन के बारे में पता है। फिर महेश जैसे ही थोड़ी देर आराम करने के लिए घर जाता है, राकेश उस जादुई बर्तन के पास आता है और कहता है, ये महेश कितना बेवकूफ है, इसके पास जादुई बर्तन है और ये इस जादुई बर्तन से सिर्फ खाना मांग रहा है, लेकिन मैं इसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसा सोचकर राकेश उस बर्तन से सारा खाना निकाल देता है और फिर उसे ढक्कन से ढक देता है और उस ढक्कन के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन उस बर्तन में सोना भर जाने की इच्छा करता है। और फिर जैसे ही राकेश उस बर्तन को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर सोना नहीं बल्कि ढेर सारे सांप हैं। उनमें से एक सांप राकेश के पैर में काट लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग किसी तरह राकेश को अस्पताल पहुँचाते हैं, परंतु काफी देर हो चुकी थी। जहर राकेश के पैर में फैल चुका था, इसलिए डॉक्टर को राकेश का पैर काटना पड़ता है और राकेश पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। परंतु फिर जब राकेश को होश आता है उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है और वो महेश से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, ये सब मेरी ही गलती की सजा है। मैंने लालच किया और मेरी ये हालत हो गई। तूने हमेशा मेहनत से काम किया है, इसलिए अब इस ढाबे पर मेरा नहीं बल्कि तेरा हक बनता है। अब से ये ढाबा तेरा है मेरे भाई। राकेश की ये बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राकेश को गले लगा लेता है। भैया, बेशक आप इस ढाबे पर काम ना करें, पर ये ढाबा हम दोनों का है और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका केवल हाथ ही मेरे सर पर काफी है। उस दिन के बाद से राकेश कभी लालच नहीं करता और ना ही आलस करता है। वो एक पैर खराब होने के बावजूद भी लोगों को रसोई से बाहर तक खाना देने का काम करता है और इसी तरह वो परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है।